साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार इस प्रकार है। इसका आशय हम लोग समझेंगे। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदया होने का पता चलता है, क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को देखती हुई महिलाओं की ओर देखने लगता है। पाठ का आशय इस प्रकार है। गंगटोक शहर। लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता नीचे उतर गई है और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना ओठों पर छूने लगती है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तुमरो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह युमथांग के लिए निकलना था लेखिका को, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी, क्योंकि लोगों ने उन्हें बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों में ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा फूलों के बाग में लेखिका आ गई है। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था। लेखिका अपनी यात्रा वृत्तांत में बता रही है, जिसके बारे में ड्राइवर, जिन्होंने ड्राइवर लिया था, ड्राइवर कम गाइड, ड्राइवर भी था, गाइड का भी काम करता था, जितेंद्र नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ, गहरी से गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी। और लेखिका उनसे पूछने लगी, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? लेखिका के अंदर उत्सुकता हो गई कि वो जब जा रही है, हिमालय देखने जा रही है, तो क्या उसे आगे बर्फ़ मिलेगी? युमथांग तक का रास्ता। युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएँ दिखाई दी लेखिका को। इसके बारे में नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ लहरा दी जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता है, वे अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जितेंद्र नार्गे बताता है, कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएँ लगा दी जाती हैं। ये रंगीन पताकाएँ रंगीन होती हैं। नार्गे बोलते जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीर दुकानों पर भी टंगी देखी थी, तो लेखिका को लगा कि ये नार्गे सच कह रहा है कि यहाँ के लोग बुद्धिस्ट हैं। रास्ते में कवि लॉग स्टॉप पड़ा, जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में भी जितेंद्र नार्गे ने बताया कि बहुत दिनों से दो जातियों के बीच यहाँ पर झगड़ा चल रहा था और उस झगड़े को यहीं पर उनको झगड़े का निपटारा किया गया था। तो उनका जो निपटारे का संधि पत्र है वो स्मारक के रूप में यहाँ पर लगा हुआ है। आगे बढ़े, रास्ते में कुटिया घूमती हुई दिखाई दी, जिसमें धर्म चक्र के बारे में या प्रेयर व्हील है के बारे में जितेंद्र नार्गे बताता है कि इस धर्म चक्र को, व्हील को या प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे लेखिका ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट से विराट रूप में
दिखाई देता जा रहा था। जैसे लेखिका ऊपर चढ़ी वैसे ही विराट रूप हिमालय का दिखाई देने लगा। जब वहाँ वीर चक्र के बारे में जितेंद्र नारगे ने बताया तो लेखिका सोचने लगी कि चाहे कोई मैदानी में रहने वाला हो या पहाड़ों में रहने वाला हो, सबकी धार्मिक आस्था एक ही तरीके की है। मैदान में रहने वाले लोग मंदिरों में जाकर घंटे बजाते हैं और पहाड़ों में रहने वाले लोग वीर चक्र को घुमाकर अपने पापों को नष्ट करते हैं। आगे दर्शकों यात्रियों का काम में हिमालय, उसको दर्शक और यात्री हिमालय के सौंदर्य को देखने आते हैं। पल पल परिवर्तित हिमालय, हिमालय का पल पल रूप बदल रहा है। जैसे जैसे लेखिका ऊपर चढ़ रही है, हिमालय का अद्वितीय सौंदर्य लेखिका को दिखाई दे रहा है। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हों। हिचकोले खाना, पहाड़ी रास्ता है तो जीप ऊपर नीचे कर रही है, हिल रही, तो लेखिका कहती है मानो हम हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी झूम झूम गा रहे हैं। सुहाना सफ़र और मौसम हंसी, किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने भीतर समा ले देना चाहती थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी की सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के शिखर से गिरते हुए झरने, सेवन सिस्टर फॉल्स, वाटरफॉल को देखती, जिनके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। सेवन सिस्टर फॉल, जो झरना ऊपर से गिर रहा था, और जितने भी सैलानी थे उसकी चित्र उस झरने की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठ गई और बहती जलधारा में पाँव डुबाया। भीतर गई, उसका अंतर्मन पवित्र हो गया, मन काव्यमय हो उठा, वो अंदर से प्रसन्न हो गई, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा कि इन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनने लगी हूँ। लेखिका को ऐसा लगा कि उसके अंदर की सारी भी भेदभावता सब कुछ मिट गया है। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। इतने में जितेंद्र नारगे ने कहा, आगे बढ़िए, इससे सुंदर भी नज़ारे मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी बिना मन के उठी और वैसे ही नज़ारे, आत्मा और आँखों को सुख देने वाले नज़ारे वो देखने के लिए आगे बढ़ी। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बहती हुई तीस्ता नदी, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल, मध्यम हवा, हिलोरे लेते हुए फूल, अपनी अपनी लय में बहते हुए चरवैती सभी कुछ गतिशील थे। ये देखकर लेखिका को एहसास हुआ कि यही जीवन का आनंद है, यही चलयमान सौंदर्य है। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा, मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ। और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर ओंठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। अब मातृत्व और श्रम साधना एक साथ कैसे पहाड़ी औरतें अपने मातृत्व फर्ज को भी पूरा करती हैं। एकाएक लेखिका के मन में सौंदर्य की छटा छिटक गई, ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं, गूथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े, एकदम उनका गोरा चिट्ठा शरीर, कोमल शरीर, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी को डोको कहते हैं, जिसमें उनके बच्चे बंधे हुए थे। कुछ कुदाल से भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, पत्थरों को तोड़ रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग लेखिका कह रही है। मातृत्व और श्रम साधना सब साथ साथ लेखिका ने देखा। वहीं खड़े BRO के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों तक जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी औरतें चौड़ा बना रही हैं।
बड़ा खतरनाक कार्य होगा, लेखिका ने पूछा। उसने कहा, हाँ, पिछले महीने एक की जान चली गई थी। जरा सी चूक और सीधे पाताल में प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखी बोर्ड की बात याद आ गई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। ये याद कर लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। उसे लगा कि लोग कितने खतरनाक काम करते हैं। उसने पलामू और गुमला के जंगलों की याद उसे आ गई। उसने वहाँ देखा था से बाहर पत्तों की तलाश में जो आदिवासी औरतें हैं, वो वन वन डोलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथ में पड़ी गांठें, दोनों ही एक ही कहानी कहते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी हर जगह एक सी ही है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव और यातना, वंचना एक तरफ। लेखिका कहती है, जो जितना पढ़ा लिखा संपन्न है, ऑफिसर से उच्च अधिकारी है, उसको उतना ही लाभ है, उतना ही उसको पैसा मिलता है। जो मेहनत कश मजदूर है, उसे जीवन के लिए इतना पैसा नहीं मिलता कि वो 2 टाइम भरपेट खाना भी खा सके। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेंद्र नार्गे ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें देखने नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए आई हैं, जिनके लिए आपने इतने पैसे खर्च किया है। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी, ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर कितना अधिक समाज को वापस लौटा देती हैं। तभी लेखिका ने देखा कि श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर खिलखिला कर हंस पड़ी और ऐसा लगा कि जीवन लहरा उठा हो। सारा खंडहर ताजमहल बन गया। लेखिका के मन में जो उन औरतों को देखकर जो दुख था, जो उनको लग रहा था कि इतना श्रम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, इतने कष्ट भरा जीवन है, परंतु उनको खुश देखकर लेखिका के अंदर जितना भी दुख था, वो खुशियों में बदल गया कि काम करते हुए इनके अंदर संतुष्टि है। इस लेखिका को उनके जीवन को देखकर खुशी होती है।